I came across many patients who were infertile, were having gynecological conditions. And when I started getting great results, IVF failures. She had 4 failed IVFs, and everybody said that she'll not be able to conceive. She had low AMH. And when she conceived after my treatment, after taking Ayurveda and Panchakarma, that immediately boosted my confidence. आई हैव सीन पेशेंट्स जो पीसीओडी से सिंस मीनाकी सफर कर रहे हैं, किसी तरीके से कंसेप्शन भी हो गया, बेबी भी हो गया, बट वो चैलेंज है। तो इट्स ऐसा नहीं है कि Correct. सिर्फ हमें कंसेप्शन के लिए देखना है, ओवरऑल ह्यूमन विमेन की जो हेल्थ है वो हार्मोनल जो चेंजेस है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। काफी लोग एलोपैथी करके ही आयुर्वेदा के पास आते हैं। ऑफकोर्स द टाइम इज चेंजिंग, काफी लोग आर अवेयर, सो डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में ही आ जाते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ द एलिमेंट। बट इफ वी टॉक अबाउट द मेजॉरिटी स्टैटिस्टिकली, तो 90-95% तो सब कुछ ट्राई करके ही फाइनली दे कम टुवर्ड्स आयुर्वेदा। Hello everyone, myself Dr. Sonia Karpal. I'm the founder of Ayush Healers. Ayush Healers एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आयुर्वेदा स्पेशलिटी कंसल्टेशन में वर्क कर रहा है। एंड हम आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट ऑल ओवर इंडिया, जो भी डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में, उनके थ्रू कंसल्टेशन करवाते हैं ताकि पेशेंट को हम सही और अच्छी गाइडेंस दे सकें एंड आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से लोग हेल्दी हो सके। सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजाता पवार। हेलो डॉक्टर सुजाता। Hello, good afternoon, everyone. Dr. Sujata, she is practicing Ayurveda gynecology since last 23 years and इन्होंने आयुर्वेदा स्टडीज महाराष्ट्र से किया है, अपना ग्रेजुएशन BMS जो किया है, एंड उसके बाद उन्होंने आयुर्वेदा डायटेटिक्स में अपना कोर्स किया है पुणे से। तो मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर सुजाता के बारे में। डॉक्टर सुजाता, आपने गायनी फील्ड कैसे चूज किया? बिकॉज आयुर्वेद में बहुत सारी फील्ड रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेल फीमेल ही कर सकते हैं, एवरीवन कैन डू एनी फील्ड। सो गायनी Right, में right, right. इंटरेस्ट कैसे रहा आपका? See, I've always started with a general practice with Ayurveda. One thing was clear when I started my practice that chronic cases में Ayurveda ही देना चाहिए. But with the over a period of time, I switched to pure Ayurvedic practice. And then I came across many patients who were infertile, were having gynecological conditions. And when I started getting great results, it began when one of my patients, she was obese, she had PCOD and she wasn't conceiving. And when she conceived with my treatment, that boosted my confidence. इसके बाद there was a patient with 4 IVF failures. She had 4 failed IVFs, and everybody said that she'll not be able to conceive. She had low AMH, and when she conceived after my treatment, after taking Ayurveda and Panchakarma, that immediately boosted my confidence. And then I started practicing more of gynecology and infertility related practice. Of course, we do get other patients also related to skin arthritis and all, but my main prime focus is on gynec and infertility because the results are really good, and the recurrence chances are very less when it comes to gynecological conditions because Ayurveda and Panchakarma helps to treat certain ailments from root. तो रूट से कोई भी ट्रीटमेंट अगर हम लोग करते हैं, because we don't give any artificial hormones, we don't give any artificial crash diets for that matter. So Ayurveda is purely based on medications, जो herbs होते हैं अलग अलग हम लोग herbs यूज करते हैं। डाइट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लाइफस्टाइल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एंड पंचकर्मा वर्क्स एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। सो जब कोई भी पेशेंट अच्छा हो जाता है विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स या hormones, तो वो ठीक तो हो जाता है बट रूट से हो जाता है, एंड द रिकरेंस इज वेरी लेस। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज द रिकरेंस के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आगे चल के भी द पेशेंट हु कम्स टू अस, दे गेट यूज्ड टू फॉलोइंग अ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, पर्टिकुलर डाइट, एंड मेडिसिन हम लोग बाद में स्टॉप भी कर देते हैं, तो भी द रिकरेंस डजंट हैपन। सो आयुर्वेदा इज डेफिनेटली वंडरफुल व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग पेशेंट्स, and it's not just a treatment methodology, it's a science of life हम लोग जिसे कहते हैं। So Ayurveda is the best, I would say. That's really great. So आयुर्वेदा गायनी में अगर मैं पूछूं तो मोस्टली पेशेंट्स कौन से आते हैं and how is it different from allopathic gynecology practice? See, we get patients, if we're talking about gynecology, we Yeah. get PCOD, we get patients with heavy menstrual flow. आजकल काफी फीमेल्स में अर्ली मेना तो आता है, मतलब बहुत जल्दी मेंसेस आते हैं एट द एज ऑफ 9 to 10 to 11 to 12, लेकिन उन्हीं लड़कियों को टीनेजर्स जो होती है
they have PCOD at the same time. So the reasons could be anything, genetic होता है, lifestyle होता है, there are multiple factors related to that. या आजकल हम लोग बहुत ज्यादा adulterated food खा रहे हैं, pollutants है अलग अलग हमारे food में, हवा में. So the reason could be anything. But when it comes to treating, we get PCOD. और पीसीओडी में अलग अलग होता है, जैसे किसी को इरेगुलर मेंसेस है, किसी को हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है. जब मेंसेस आते हैं तो उनका फ्लो रुकता ही नहीं है, जिसे हम लोग मेनोरेजिया कहते हैं. या तो फिर किसी को स्कैंटी मतलब बहुत कम फ्लो होता है, किसी को डिस्मेनोरिया होता है मतलब पेन होता है बहुत पीरियड्स के टाइम पे, या कुछ कुछ लड़कियों को चक्कर आती है, उल्टी आती है मेंसेस के टाइम, या सम फीमेल्स हैव वाइट डिस्चार्ज जिसे हम लोग यूकोरिया कहते हैं. सो ऐसे अलग अलग हमें गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस देखने को मिलते हैं. काफी फीमेल्स को वजाइनल ईचिंग होती है, जिसमें अगर हम लोग पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें सर्विसाइटिस मतलब सर्विक्स पे इरोजन दिखता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइकल इरोजन. तो जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज होता है, या बहुत ज्यादा खुजली आती है, इचिंग होता है एट द वजाइनल एरिया. So there are n number of gynecological conditions when people come to us, and Ayurveda really helps towards correcting all these conditions. That means whatever cases that people are going for allopathic gynecology solutions, the same patients can come to Ayurveda gynecological solutions. And Ayurveda में what I have experienced कि उसमें बहुत ही जल्दी resolution होता है and permanent resolution होता है, because I have seen patients जो PCOD से since मिनाकी सफर कर रहे हैं, किसी तरीके से कंसेप्शन भी हो गया, बेबी भी हो गया, बट वो चैलेंज है. तो इट्स ऐसा नहीं है कि Correct. सिर्फ हमें कंसेप्शन के लिए देखना है, ओवरऑल ह्यूमन विमेन की जो हेल्थ है वो हार्मोनल जो चेंजेस है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है. सो अपनी हेल्थ को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम माय पेशेंट्स कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर कोई ले रहा है तो उसके साथ आयुर्वेदा गायनिक ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं पेशेंट्स? वी कैन स्टार्ट. जब कोई भी पेशेंट, अभी नॉर्मली क्या होता है कि काफी लोग एलोपैथिक करके ही आयुर्वेदा के पास आते हैं. ऑफ कोर्स द टाइम इज चेंजिंग, काफी लोग आर अवेयर, सो डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में ही आ जाते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ द एलिमेंट. बट इफ यू टॉक अबाउट द मेजोरिटी स्टैटिस्टिकली, तो 90-95% तो सब कुछ ट्राई करके ही फाइनली दे कम टुवर्ड्स आयुर्वेदा. सो व्हेन इफ दे आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ hormonal artificial supplements, तो I personally don't recommend them to take for a longer duration. थोड़े दिन ले लिया, इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि कभी कभी ऐसे केसेस में होता है कि बहुत सीवियर हैवी फ्लो हो रहा है, कुछ भी करके मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक नहीं रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग थोड़ा एलोपैथी या हार्मोनल सप्लीमेंट्स देते हैं. बट दैट इज वेरी फॉर टाइम बिंग, बाद में हमें बंद करना पड़ता है. वी कैन नॉट रेकमेंड दैट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. बट अदरवाइज इफ दे आर टेकिंग सम अदर सप्लीमेंट्स एलोपैथी के, तो पैरेलली हम लोग उसके साथ आयुर्वेदा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. That's true. And मैं ये कहना चाहूंगी, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस आयुर्वेदा गायनेकोलॉजी की ट्रीटमेंट अगर हम शुरू करते हैं ना, तो एलोपैथी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है, बिकॉज उससे हमारा ट्रीटमेंट ना और प्रोलॉन्ग हो जाता है. बिकॉज हमें पहले वो हार्मोन्स का साइड इफेक्ट नलीफाई करना पड़ता है, फिर हमें आयुर्वेद का डालना पड़ता है. तो जरूरत नहीं होती है. ये हमारे को सिर्फ वही फॉलो करना पड़ता है जहाँ पेशेंट बहुत रिलक्टेंट हो जाता है, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो छोड़ना ही नहीं है, कुछ हो ना जाए तो. अदरवाइज आयुर्वेद is far more better to control all the situation in very quick time. Is it? Absolutely. So, basically, Ayurvedic treatment protocol, how is it different? And means ऐसा क्यों होता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कंप्लीट रिजॉल्व हो जाता है, और अगर हम एलोपैथिक में हार्मोनल लेते हैं तो हमें बार बार उस विशियस सर्कल में फंस जाते हैं. ऐसा क्या डिफरेंस है आयुर्वेद में? See, the thing about Ayurveda is it's called a science of life. तो हमारी जो लाइफ है, जो लाइफस्टाइल हम लोग फॉलो करते हैं, सो राइट फ्रॉम यू वेक अप इन द मॉर्निंग टिल यू व्हाट टाइम यू स्लीप, एवरी स्मॉल फैक्टर इट अफेक्ट्स ऑन योर बॉडीली पैरामीटर्स, लाइक इंटरनल हॉर्मोन्स है या दोषाज है हमारे बॉडी के, या सप्त धातु हम लोग जिसे बोलते हैं, 7 एलिमेंट्स ऑफ योर बॉडी. एवरी स्मॉल थिंग अफेक्ट्स डायरेक्टली टू योर बॉडी पैरामीटर्स, बैलेंस एंड इम्बैलेंसेस ऑल्सो फॉर दैट मैटर. तो आयुर्वेदा में हम लोग मेडिसिन पंचकर्मा तो देते ही हैं, बट इसके साथ वी ऑल्सो रेकमेंड सर्टन डाइटरी एंड लाइफस्टाइल करेक्शंस. बिकॉज कितने भी आप मेडिसिन खाएंगे, कितने भी आप पंचकर्मा करेंगे, बट अगर आप सुबह 10 के बाद उठते हैं, रात को 2 के बाद सोते हैं, रात को 10-11 बजे खाना खाएंगे, इफ यूर कॉन्स्टिपेटेड एंड योर कॉन्स्टिपेशन इज नॉट रिजॉल्व फॉर अ लॉन्गर टाइम, इफ यूर एसिडिक एंड एसिडिटी आपकी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि एसिडिटी के लिए बहुत बार ऐसे होता है कि टॉकिंग अबाउट मेल पेशेंट्स फॉर दैट मैटर, कि सीमेन में बहुत सारे एब्नॉर्मलिटीज होती है, मोटिलिटी वाइटलिटी बहुत कम होती है, और जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो उनको एसिडिटी बहुत क्रोनिक एसिडिटी की हिस्ट्री होती है.
तो जो बॉडी में बढ़ी हुई जो हीट है, जो एक्सेसिव हीट है, वो अगर टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेडिसिन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डाइट लाइफस्टाइल करेक्शन, अगर वो ठीक नहीं करेंगे तो वो बढ़ा हुआ जो एसिड है इट विल गो टू ऑल द अदर बॉडी पैरामीटर्स एंड इट मे क्रिएट ट्रबल। तो इसीलिए एसिडिटी फॉर दैट मैटर, कॉन्स्टिपेशन है, तो आयुर्वेदा में जब हम लोग केस स्टडी लेते हैं तो वी मेक श्योर राइट फ्रॉम द बेसिक डिटेल्स कि उनको करंट कंडीशन में क्या है, करंट हम लोग बोलते हैं कंप्लेंट्स क्या है, इसके अलावा उनको पास्ट प्रीवियस एलिमेंट्स कुछ थे क्या, मतलब बचपन से लेके आज तक अगर उनको कोई बीमारियां हुई थी तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। 10 साल पहले भी अगर उनको टाइफॉइड डेंगू कुछ होके गया है या वर्म इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन होता है तो उसका इफेक्ट 10 साल बाद भी रहता है। तो वी हैव टू चेक अबाउट द प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री ऑल्सो। ये इसके साथ वी ऑल्सो सी कि साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है उस पर्सन की, बिकॉज साइकोलॉजिकल अगर द कंडीशन इज नॉट गुड, इफ दैट पर्सन इज स्ट्रेस्ड, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, तो उसका भी फिजिकल लेवल पे परिणाम होता है। तो आयुर्वेदा में जस्ट नाउ एज आई सेड ओवरऑल सब देखा जाता है, ओवरऑल हिस्ट्री टेकिंग होती है, इट्स अ डिटेल हिस्ट्री टेकिंग ऑफ गुड हाफ एन आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर, एंड उसके बाद देखा जाता है कि व्हाट इज द पॉजिटिव फैक्टर, व्हाट इज इट दैट्स कॉजिंग ट्रबल या कोई भी एलिमेंट है, एंड उसको लेके हम लोग ट्रीट करते हैं। आयुर्वेदा में वी डोंट ओनली ट्रीट द सिम्टम्स, जैसे एसिडिटी है तो एंटासिड ट्रीट है, वी डोंट ट्रीट दैट वे, वी मेक श्योर दैट वी आर ट्रीटिंग द रूट कॉज कि एसिडिटी किस चीज की वजह से हो रहा है, डाइट ठीक नहीं है या इंसोमिया है या साइकोलॉजिकल कंडीशन है। तो वी मेक श्योर वी आर ट्रीटिंग फर्स्ट द पॉजिटिव फैक्टर्स, जिसे हम लोग हेतु विपरीत चिकित्सा कहते हैं, मतलब हेतु मतलब द पॉजिटिव फैक्टर। तो अगर पॉजिटिव फैक्टर को हम लोग निकाल देंगे तो काफी हद तक आपको ट्रीटमेंट के रिजल्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदा वर्क्स एट द दोषा धातु लेवल। दोषा मतलब 3 बॉडीली दोषास होता है, वात पित्त कफा, विच एक्चुअली बैलेंस द ओवरऑल बॉडीली जो भी हमारे मूवमेंट्स है, मोशंस है, एक्शन है, एवरी बॉडी ऑर्गन के, मसल के, तो वो सारे दोषास हमें बैलेंस करते हैं। अगर उनमें कुछ इम्बैलेंस है तो दैट इज करेक्टेड। सेकेंडली आयुर्वेदा वर्क्स एट द सप्त धातु लेवल, दैट्स द एलिमेंट लेवल, दैट्स रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये धातु लेवल पे भी अगर इम्बैलेंसेस है एट दैट पर्टिकुलर लेवल तो वो करेक्ट किया जाता है। तो टू बी वेरी स्ट्रेट एंड फ्रैंक, आयुर्वेदा वर्क्स राइट फ्रॉम योर हेड टू टो, हर एक चीज पे फोकस करता है, और अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बैलेंस करता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, पंचकर्मा, लाइफस्टाइल एंड डाइटरी करेक्शन। इसकी वजह से जब कोई बीमारी ठीक हो जाती है तो वो रूट से होती है, एंड देन रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई जस्ट रिमेम्बर कि जो आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम देश को मीन्स मीन्स जैसे एक फर्टाइल लैंड है, अगर वहाँ पे कोई बीज की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो फर्टाइल लैंड, पहले उस लैंड का करेक्शन करना है, बीज की करेक्शन करनी है, सब कुछ करना है, करेक्ट। देन ऑल्सो यू कैन हैव अ गुड yield. So that is mentioned in Ayurveda. And last question जो बहुत ज्यादा important है, इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है इंडिया में, एक्सट्रीमली हाई इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। इनफर्टिलिटी के लिए जो आईवीएफ सॉल्यूशंस इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, मैं पर्सनली क्योंकि मेरे को भी 17 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो आई पर्सनली व्हेन आई हियर द स्टोरीज ऑफ दोज मदर्स हु हैव गॉन थ्रू आईवीएफ treatment, so that brings tears to my eyes. That is so painful. So means इतना मुश्किल होता है वो ट्रीटमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट तो बहुत इजी हो जाती है, बट समटाइम इट्स सो पेनफुल फॉर द मदर टू गो थ्रू दोज आईवीएफ, और एक आईवीएफ में सॉल्यूशन नहीं होता। या आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट, एक 2 मिनट आप पॉज करेंगे क्या? विल टेक दिस क्वेश्चन अगेन। सिर्फ तो द मेन चैलेंज जो आज के टाइम में देखा जा रहा है इनफर्टिलिटी का, एंड इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक मेजर कारण पीसीओडी भी है, बिकॉज पीसीओडी मैक्सिमम फीमेल्स को हो रहा है उसकी वजह से भी, बट अदरवाइज भी बहुत सारे कारण हैं। एंड इनफर्टिलिटी के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बट पर्सनली जो मैंने देखा है, जिन फीमेल से मैं मिली हूँ जो आईवीएफ करवा के आते हैं हमारे पास या आईवीएफ फेलियर के बाद, तो वो ट्रीटमेंट्स बहुत ज्यादा पेनफुल है, बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बेलेंस कर देते हैं, मेडिसिन पेशेंट को वो दी जाती हैं जिस जो वो टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो एक विमेन की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है जो वो आईवीएफ के थ्रू गुजरती है। बच्चा तो आ जाता है हाथ में, बट अपनी हेल्थ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आईवीएफ सोल्यूशन होना चाहिए या आयुर्वेद में हम कुछ ऐसा सोल्यूशन दे सकते हैं, एंड दोनों का जो परसेंटेज है ऑफ एफिशिएंसी वो आपके अकॉर्डिंग क्या है? See, now the
फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि आईवीएफ इज नॉट द लास्ट थिंग ऑफ ट्रीटमेंट। होता क्या है कि काफी लोग 4-4, 10-10 बार आईवीएफ करते हैं, जब वो फेल हो जाता है तो उन्हें लगता है दैट वाज द लास्ट रे ऑफ होप, और उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो व्हेन वी टॉक स्टैटिस्टिकली वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड नो वन थिंग इज आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है दैट इज 25 to 35%। True. और आयुर्वेदा के टर्म्स से जब हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं इट इज 75 to 85%। तो आयुर्वेदा के रिजल्ट ऑफ कोर्स 100% गारंटी नोबडी विल गिव यू, बट व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, व्हेन वी सी आयुर्वेदा एंड आईवीएफ का हम लोग कंपेयर करते हैं तो आईवीएफ का 25 to 35% इज अ सक्सेस रेट। इसका मतलब 70% फेलियर रेट ही है अगर हम लोग ऐसे देखा जाता है तो। बट ऑफकोर्स पीपल डू कंसीव विद आईवीएफ, ऐसे नहीं है एवरी डूइंग इट गुड, अपने अपने लोगों को बेनिफिट करने के लिए काम कर रही है। तो आई एम नॉट सेइंग इन नेगेटिव वेज, बट आई एम जस्ट टेलिंग द स्टैटिस्टिकल डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है कि परसेंटेज वाइज उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। आयुर्वेदा के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, 75 to 85% ऑफ सक्सेस रेट इज दैट व्हेन वी टेक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी शुड अंडरस्टैंड दैट आईवीएफ फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, उसके बियॉन्ड भी जाके ट्रीटमेंट्स है। इनफैक्ट उससे पहले ही आयुर्वेदा बहुत अच्छे से हेल्प करता है, बट सिंस पीपल आर नॉट अवेयर, इजीली एक्सेसिबल है, Yeah. उसको मे बी प्रमोट ज्यादा किया है, पीपल रीच इजीली, तो इसलिए आईवीएफ के बारे में लोग इजीली जाते हैं, दे ऑप्ट फॉर आईवीएफ एज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अब व्हेन दे ट्राई नेचुरली या बाकी के ट्राई ओवुलेशन ट्रैक करके ट्राई करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे मैंने अभी भी बोला कि आयुर्वेदा वर्क्स एट द दोषा धातु लेवल, एट द सप्त धातु लेवल, इसलिए बॉडी करेक्शंस होते हैं, हार्मोनल करेक्शंस होते हैं, ब्रेन का भी बहुत मेजर रोल होता है व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स कंसेप्शन। अवर ब्रेन जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट एक्चुअली गवर्न्स द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो हमारे ओव्यूलेशन को सक्सेसफुल करने के लिए फायदेमंद होते हैं। तो ब्रेन के लेवल पे भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो व्हेन इट कम्स विद आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ओवरऑल बॉडीली पैरामीटर्स पे हम लोग काम करते हैं। सिर्फ पेशेंट हमारे पास जब आती है इनफर्टिलिटी की, वेदर इज मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी, ऐसे नहीं कि उनको सिर्फ इनफर्टिलिटी के मेडिसिन हम लोग देते हैं, बिकॉज इनफर्टिलिटी के पॉजिटिव फैक्टर्स दूसरे होते हैं। इट्स नॉट जस्ट दे आर नॉट एबल टू कंसीव, दैट देयर इज मच मोर बियॉन्ड दैट, जिसे हम लोग पॉजिटिव फैक्टर्स कहते हैं। किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है, किसी को पीसीओडी है, किसी को ओबेसिटी है, इसलिए वो कंसीव नहीं हो पाते हैं। किसी किसी में मेल इनफर्टिलिटी होता है, सीमेन में एब्नॉर्मलिटीज आती है, वाइटलिटी, मोटिलिटी सीमेन की कम होती है, किसी का काउंट कम होता है, किसी में एब्नॉर्मल स्पर्म ज्यादा होते हैं, किसी में लिक्विफिकेशन टाइम इज टू मच या कम, बहुत ज्यादा कम होता है, किसी में एग्लूटिनेशन होता है सीमेन में। तो मल्टीपल थिंग्स कैन कॉज इनफर्टिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट फीमेल्स में अगर आप देखते हैं तो फीमेल्स में कम विद मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे मैंने अभी बोला पीसीओडी, ओबेसिटी है, इरेगुलर मेंसेस है, या किसी में एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत कम होता है, किसी में अनओवुलेटरी साइकिल्स होते हैं, मतलब सब कुछ ठीक है लेकिन ओवुलेशन ही ठीक से होता नहीं है, या किसी में सिर्फ स्ट्रेस होता है। समटाइम्स इट हैपेंस कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो दैट कुड आल्सो बी अ बिग ऑब्स्टेकल व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स कंसेप्शन। या कभी कभी एएमएच लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं, या हस्बैंड वाइफ में अगर अच्छा बॉन्ड नहीं है, इफ दे आर नॉट प्रॉपर्ली सपोर्टिंग ईच अदर टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्रोसीजर, तब भी कंसेप्शन में मुश्किल आती है। तो फर्स्टली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द पॉजिटिव फैक्टर, क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ये देखना पड़ता है, देन वी ट्रीट अकॉर्डिंगली। एंड व्हेन द ट्रीटमेंट प्रोसीड्स द करेक्शंस हैपन, बिकॉज if I have a patient coming, for example, a patient is 130 kgs of weight and she has got PCOD, she has got irregular menses, but at the same time she's not able to conceive. So first I'll have to make sure that she is losing some weight, her menses are regulated, her hormonal balance is regulated, and then I will ask her to plan the fertile days. नहीं तो ऐसे ही पेशेंट आते ही अगर हमने बोला कि ये मेडिसिन ले लो, नेक्स्ट मंथ से यू स्टार्ट प्लानिंग, एंड इफ शी इज नॉट लूजिंग इवन अ सिंगल केजी ऑफ वेट, हर हार्मोन्स विल नेवर बी बैलेंस्ड, शी विल नॉट बी एबल टू कंसीव। एंड आयुर्वेदा में हम लोग बीजा पे काम करते हैं, बीजा मतलब सीड बेसिकली। तो मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में ओवम, दीज आर द सीड्स। तो व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स कंसेप्शन, स्त्री बीज और पुरुष बीज जब साथ में आते हैं, एक साथ आते हैं आफ्टर द ओव्यूलेशन, व्हेन द रप्चर हैपेंस एंड देन फर्टिलाइजेशन हैपेंस एंड देन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन हैपेंस एंड देन स्लोली स्लोली वो फीटस में ग्रोथ होती है उसकी। अगर स्त्री बीज और पुरुष बीज, द सीड, द बीजा इज एट अ वेरी गुड स्टेट, इट इज डिवॉइड ऑफ एनी एबनॉर्मलिटीज, अगर उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, जेनेटिक डीएनए लेवल पे भी कुछ डिफेक्ट्स नहीं है, तो आगे चल के एम्ब्रियो अच्छे क्वालिटी का फॉर्म होता है। क्योंकि आईवीएफ फेलियर का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, Yeah, true. या तो फिर एम्ब्रियो ही फॉर्म नहीं होता है, काफी लोगों में एम्ब्रियो ही फॉर्म नहीं होता है,
तो ऐसे टाइम पे भी लोग आते हैं कि हमारा आईवीएफ चल रहा है बट एम्ब्रियो फॉर्म नहीं हो रहा है, सो वी वांट टू टेक आयुर्वेदा, सो पीपल टू कम दैट टाइम ऑल्सो। Yeah. तो अगर ऐसा कुछ है तो इट मीन्स बेसिक क्या है कि स्पर्म और ओवम का क्वालिटी हेल्दी है कि नहीं, उनकी जेनेटिक लेवल पे कुछ डिफॉर्मिटीज है कि नहीं, वो हमें देखना पड़ता है, देन वी हैव टू गो अहेड विद द ट्रीटमेंट। तो इसलिए मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी या नेचुरल कंसेप्शन। तो इसलिए हस्बैंड वाइफ दोनों को हम लोग ट्रीटमेंट कंपल्सरी देते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है वो स्त्री बीज और पुरुष बीज, मतलब ओवम और स्पर्म दोनों जब एक साथ आके फर्टिलाइजेशन होता है तभी जाके वो फॉर्म होता है। तो इट मीन्स द हस्बैंड का जो स्पर्म है और वुमेन का जो ओवम है, एग है, इन दोनों का जो भी फैक्टर्स है डीएनए लेवल पे या जेनेटिक लेवल पे, इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एम्ब्रियो पे आता है। एंड इफ यू वांट अ हेल्दी चाइल्ड टू बी बोर्न, इट्स नॉट ओनली टिल कंसेप्शन, कंसेप्शन अगर होता है तो भी आगे चल यू योर चाइल्ड शुड बी हेल्दी, द चाइल्ड शुड हैव अटमोस्ट इम्यूनिटी। तो बीजा शुद्धि इसको हम लोग बोलते हैं। तो अच्छे क्वालिटी का अगर बीजा होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, इवेंचुअली द चाइल्ड born will be born with no abnormalities, he will have the best immunity, and that should be the main focus of Yeah. every couple who is planning for conception। सिर्फ कंसीव होना हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, अच्छे बच्चे Healthy को child. जन्म देना है। Yeah. क्योंकि इवेंचुअली व्हेन चाइल्ड इज हेल्दी, द चाइल्ड इज इन हिज बेस्ट हेल्थ मेंटली फिजिकली, पेरेंट्स आर हैप्पी। तो इसलिए दूरदृष्टि हम लोग जो बोलते हैं वो आयुर्वेदा की होती है। सो दिस इज व्हाट आयुर्वेदा रेकमेंड्स, ऑलवेज सी व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स, उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों को भी इक्वल इंपॉर्टेंस है, तभी जाके कंसेप्शन होगा एंड हेल्दी चाइल्ड बॉर्न होगा। सो दिस इज हाउ ओवरऑल आयुर्वेदा वर्क टुवर्ड्स द कंसेप्शन प्रोसेस। Yes, yes, very well said. Because आयुर्वेद में भी पूरा गर्भ संस्कार है, मीन्स कंसेप्शन प्लानिंग करने से पहले हमें क्या करना है, कंसेप्शन हो गया तो हमें क्या करना है, मासानुमासी क्रम है, एंड पोस्ट डिलीवरी क्या करना है वो है। तो ये तो एक नॉर्मल उसके लिए, and अगर कोई भी चैलेंजेस आते हैं उसके सॉल्यूशंस हैं, तो मैं यही सबको एडवाइस करती हूँ कि आयुर्वेद शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे घर में कोई भी मैरिड कपल है, अगर वो प्लान करना शुरू करते हैं, अगर वो आयुर्वेदा गाइडेंस ले लेते हैं, अपने नियरेस्ट आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म आयुष हीलर से, डॉक्टर सुजाता से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसमें कि हम पूरा प्लानिंग करके देते हैं। और जो आपने अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि किस तरीके से हम प्लान करते हैं, किस तरीके से एक डिजायर्ड चाइल्ड को आप आवाहन कर सकते हैं अपने जीवन में, तो दैट इज एक्चुअली पॉसिबल विद आयुर्वेदा। बिकॉज आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एनर्जी सारी इंक्लाइंड होती हैं, तब आप जाके किसी भी एक बच्चे को घर में लेकर आते हैं। सो दैट इज ऑल, एंड आई विश यू एवरीवन टू हैव अ गुड हेल्थ। एंड मैं चाहती हूँ कि किसी के कोई भी अगर कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ सॉल्यूशन होना चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है, तो आयुष हीलर्स एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहाँ पे वी हैव एन नंबर ऑफ आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट। आज हमने डॉक्टर सुजाता से बात की जो आयुर्वेदा गायनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे हम सभी के लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सके। एंड थैंक यू डॉक्टर सुजाता, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आयुष हीलर्स, एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग पीपल टू बी हेल्दी। थैंक यू। Thank you for having me on board. Thank you so much.